गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट टाइम अपन ने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ ऑक्साइड वाला टॉपिक किया था और टाइप्स ऑफ ऑक्साइड मेरे ख्याल से पूरे हो गए थे। पूरी बात बता दी थी मैंने एम्फोटेरिक तक कि बैरागी प्रभु का संसारिक जंजाल वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं और उनके ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होते हैं, उनकी एलिमेंटल फॉर्म भी क्या होती है, एम्फोटेरिक होती है। ठीक है, उसके एलिमेंटल फॉर्म वाले एग्जांपल ये थे कि जिंक को NaOH में मिला दिया तो सोडियम जिंकेट प्लस H2 और जिंक को HCl में मिला दिया तो ZnCl2 प्लस H2। तो जिंक मेटल जो होगा वो HCl में तो डिजोल्व होगा, वो बेस में भी डिजोल्व हो जाएगा, वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। तो जो मेटल एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिड के साथ तो रिएक्शन करते हैं, वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने दो एग्जांपल लिए होंगे, एक जिंक का एग्जांपल लिया होगा और एक मैंने टिन का एग्जांपल लिया होगा, टिन का या बेरिलियम का, ले से दोनों के। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड वाला जो ये छोटा सा टॉपिक था बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये पूरा हो गया। अब फिर इसके बाद आपको एक डीपीपी मिली होगी सॉल्बिडिटी गाइडलाइंस पे। ठीक है, उसमें खूब जैसे सॉल्ट मैंने डाल दिए थे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे आपको वो सॉल्बिडिटी गाइडलाइंस याद हो जाए कि कौन सा सॉल्ट घुलेंगे कौन सा नहीं घुलेंगे। तो वो आप इतने सॉल्ट अगर चेक करोगे तो उससे बार बार आपको वो गाइडलाइंस अपने दिमाग में रिकॉल करनी पड़ेगी, तो अपना वो फिट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से और ज्यादा डाउट्स तो होंगे नहीं, एक दो, हाँ दो डाउट होंगे, वो एक लाइम वाटर और एक बरेटा वाटर। हाँ, वो बात मैं क्लास में बताना भूल गया था तो वो बता देता हूँ, इसलिए मैंने ना इस शीट पे डाल दी कि जिससे आप करोगे तो आप मुझसे पूछोगे तो मैं वहां पे बता दूंगा। देखो, हाइड्रोक्साइड्स आर इन सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते। ऑफ दो हाथी एक, तो हाथी एक मतलब हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड ये पानी में घुलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे भी थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये पानी में घुलते हैं लेकिन थोड़े थोड़े घुलते हैं, थोड़े थोड़े घुलते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल। कि मतलब कि लैब में तो हम जब मतलब कि काम करते हैं तो लैब में मतलब कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं वो थोड़ा सा ही लेते हैं। ठीक है, लैब में मतलब कि हम कोई बहुत ज्यादा तो लेते नहीं है, कोई चीज हमें बनानी तो नहीं है, कोई प्रिपरेशन तो नहीं करनी होती। लैब में तो टेस्टिंग करनी होती है, टेस्ट करने होते हैं, तो लैब में तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, वो थोड़ा से लेते हैं और ये थोड़े थोड़े पानी में घुलते हैं। तो इसलिए अक्सर लैब में आपको लाइम वाटर और बरेटा वाटर मिल जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं, ये तो आप जानते हो। ठीक है, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर। और बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं बरेटा वाटर, इसका नाम होता है बरेटा वाटर। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर और बेरियम हाइड्रोक्साइड बरेटा वाटर। और इनके नाम के पीछे वाटर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पानी में घुलते हैं। हाँ, पूरे नहीं घुलते, अगर आप बहुत ज्यादा मिला दो तो मतलब कि वो बहुत ज्यादा अगर आपने अमाउंट मिला दिया है, ये सॉल्ट मिला दिया है तो पूरा नहीं घुलेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही घुल जाएगा। तो आप इनको जब आप लैब में यूज करते हो तो वो थोड़े अमाउंट में यूज करते हो और थोड़े थोड़े पानी घुल जाते हैं, इसलिए इनका वाटर बन जाता है। तो इसका वाटर बन जाता है, ये पानी में घुल जाता है तो इसका सॉल्यूशन बन जाता है, इसको हम कह देते हैं लाइम वाटर। और ये भी पानी में घुल जाता है इसलिए इसको कह देते हैं बरेटा वाटर। ओके, तो ये ध्यान रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड आर स्लाइटली सॉल्युबल। ओके,
किसका? हाँ, अमोनियम पर क्लोरेट। वही बात मैं आज बताने वाला हूँ। एक हमने ना पोटेशियम, अमोनियम, रुबिडियम, सीजियम की एक गाइडलाइन लिखी थी कि अमोनियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के सॉल्ट्स जो होते हैं वो पानी में घुलते हैं, ठीक है, लिखा था। और रुबिडियम, सीजियम मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिकली काम के नहीं है, इसलिए इनका हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ज्यादा हमारे जो काम किए वो पोटेशियम और अमोनियम वाले, और उसमें मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम और अमोनियम वाले सारे सॉल्ट्स पानी में घुलते हैं। बस उसमें एक एक्सेप्शन मैंने बताया था कि पोटेशियम का पर क्लोरेट नहीं घुलता, तो वहां पे आज एक ऐड कर दीजिए एक और बात कि ये तो हमने लिखा था कि पोटेशियम का पर क्लोरेट नहीं घुलता, इसके साथ एक और ऐड कर दो कि अमोनियम का पर क्लोरेट भी नहीं घुलता। अमोनियम का पर क्लोरेट भी नहीं घुलता। डीपीपी में क्या दे रखा है? डीपीपी में सॉल्युबल दे रखा है, नहीं, इनसॉल्युबल कर दो उसको। तो अमोनियम और पोटेशियम के सारे सॉल्ट्स पानी में घुलते हैं, लेकिन इनके पर क्लोरेट नहीं घुलते। पोटेशियम का पर क्लोरेट भी नहीं घुलता और अमोनियम का पर क्लोरेट भी नहीं घुलता, ठीक है। तो डीपीपी में अगर ये अमोनियम पर क्लोरेट अगर सॉल्युबल बताया लिखा है तो उसको काट के इनसॉल्युबल रख दो, या आगे इन ही लिख दो तो वो इनसॉल्युबल बन जाएगा। ओके, और कोई डाउट? सर शीट में HgCl2 सॉल्युबल दिया है, HgCl2 सॉल्युबल दिया है, सही दिया है। HgCl2 अगर सॉल्युबल दिया है तो बिल्कुल सही दिया है, HgCl2 सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये बात मैं क्लास में बता चुका हूं। आज कौन पागल होगा? होगा मतलब मरकरी। मरकरी के CBI इनसॉल्युबल होते हैं। अब मरकरी में कौन सा? जैसे मरकरी दो होते हैं, एक Hd+ होता है, एक Hd+2 होता है। Hd+ के तो तीनों CBI, Hd+ का ना क्लोराइड घुलता है, ना ब्रोमाइड घुलता है, ना आयोडाइड घुलता है, ठीक है। तो Hd+ के तीनों क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों इनसॉल्युबल है। लेकिन Hd+2 की बात करें ना तो Hd+2 में क्लोराइड सॉल्युबल है, Hd+2 में क्लोराइड सॉल्युबल है, और ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या है? इनसॉल्युबल, ठीक है। तो मरकरी की अगर अपन CBI की बात करें तो मरकरी का एक ही CBI घुलता है, वो है HgCl2, ठीक है। बाकी सारे उसके CBI क्या है? इनसॉल्युबल है। Hd+ के तो सारे CBI इनसॉल्युबल है, और Hd+2 का ब्रोमाइड और आयोडाइड। ओके, ये बात मैंने बताई होगी, वापस एक बार यहाँ पे भी लिख लेता हूं। Hd+1 को बताते हैं ऐसे, Hd2+2, ठीक है। ऐसे ही ज्यादा सही तरीका है, ऐसे ही बताया जाता है, लेकिन कभी कभी कहीं पे Hd+ भी बता देते हैं, ठीक है। तो Hd+ की अगर अपन बात करें तो Hd+ के तीनों CBI इनसॉल्युबल है। जैसे Hd+ का क्लोराइड ये भी इनसॉल्युबल होता है, Hd+ का ब्रोमाइड ये भी इनसॉल्युबल होता है, और Hd+ का आयोडाइड ये भी इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। Hd+2 की बात की जाए तो Hd+2 में क्लोराइड की बात करें तो ये घुलता है, Hd+2 का क्लोराइड घुलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। HgCl2 इज सॉल्युबल, दिमाग में छाप लो, दिखते ही क्लिक होना चाहिए। Hd+2 का क्लोराइड है, दिखते ही क्लिक होना चाहिए सॉल्युबल, ठीक है। HgCl2 सॉल्युबल होता है। तो Hd+2 की बात की जाए तो उसका क्लोराइड घुलता है, Hd+2 का केवल क्लोराइड ही घुलता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं घुलते। HdBr2 इनसॉल्युबल और HdI2 भी इनसॉल्युबल। और इन दोनों में से भी बात करें तो HdI2 इंपॉर्टेंट है, इसकी रेड PPD होती है, ठीक है। ये बहुत काम की बात है, जब आप सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे तो उसमें ये चीज आएगी तो आपको पता चल जाएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो
तो मरकरी के अगर अपन सीबीआई की बात करें तो मरकरी का केवल सीबीआई में एक ही सॉल्ट बोलता है, वो है HgCl2, बाकी सब क्या है, इनसॉल्युबल। बिल्कुल सही कहा है, किसने कहा है, हरीश पालीवाल ने। ये HgCl2 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये HgCl2 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नेस्लर्स रीएजेंट बनाया जाता है। ये नेस्लर रीएजेंट बनाने में काम आता है, और नेस्लर रीएजेंट केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रीएजेंट है। ठीक है, ये आपके सॉल्ट एनालिसिस में आएगा जब आपको सिखाएंगे। चल, और कोई डाउट नहीं? तो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, एक सॉल्युबिलिटी गाइडलाइंस कर लिए, ठीक है, उस पे आपने सवाल भी कर लिए। तो मेरे ख्याल से इतने सवाल करने से, इतने सॉल्युबल इनसॉल्युबल पहचानने से वो आपको याद हो गए होंगे, गाइडलाइंस याद हो गई होगी। और वैसे ये तो मतलब कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो जाती है, कहानी तो अब स्टार्ट हुई है। तो मतलब कि अब तो मतलब कि जैसे आपकी ऑर्गेनिक पूरी होगी उसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, तो मतलब कि ऐसी बातें बार बार आएगी। सर बोलेंगे, मैं बोलूंगा, शीटें मिलेगी, तो उसमें आप इतनी बार करोगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। दिमाग में क्या, खून में बैठ जाएगी, खून में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपके खून में डिजोल्व हो जाएगी, आपके खून के अंदर मतलब कि ये चीजें आ जाएंगी। ओके, चल जैसे एक दंगल का एक डायलॉग है ना, दंगल मूवी देखी आपने? बहुत फेमस मूवी, अच्छी मूवी है। तो उसमें जैसे आमिर खान मतलब कि उसमें बताते हैं कि आमिर खान का मतलब ये इच्छा होती है कि उसका बेटा हो और वो अपने बेटे को मतलब कि कुश्ती कराएगा, मतलब एक रेसलर बनवाएगा। ठीक है, तो उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, उसको बेटा होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब कि ताम झाम सब कुछ करके उसको लड़का नहीं होता है। ठीक है, तो फिर उसको हर बार लड़की होती है, तो फिर वो उदास हो जाता है और फिर निराश हो जाता है, मतलब कि वो छोड़ देता है। तो वो सोच लेता है कि मतलब कि मेरी जो इच्छा थी वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कि मतलब कि उसकी इच्छा थी, सपना था कि भारत के लिए मेरे परिवार में से कोई गोल्ड लेके आए। ठीक है, तो लड़का तो उसका हुआ नहीं, तो फिर उसका निराश हो जाता है, सपना उसको लगता है कि अब टूट गया मेरा। लेकिन उसमें बताते हैं उस मूवी में कि एक बार उसकी लड़कियां जो होती हैं स्कूल में किसी एक लड़के को कूट के आती है, भयंकर कूट के आती है। तो भयंकर कूट के आती है, और हम अगर हमारे परिवार मतलब हम अगर अपना ना स्कूल में किसी को कूट के आ जाए तो हमारे घर वाले हमारी चटनी बना देंगे। ठीक है, किसी को कूट के आ जाए तो हमारे घर वाले हमें दो डालेंगे। लेकिन जैसे आमिर खान को पता चलता है कि मतलब कि मेरी बेटी किसी को कूट के आई है और उसको ऐसा कूटा है, तो मतलब कि उससे पता चलता है कि मतलब कि जरूरी थोड़ी है कि पहलवानी के लिए लड़का ही चाहिए। पहलवानी के तो लड़की भी हो सकती है, लड़की भी एक पहलवानी कर सकती है। पहलवानी ऐसे कोई मतलब कि ना जेंडर से नहीं आती है, पहलवानी तो खून में होनी चाहिए। ठीक है, पहलवानी तो खून में होनी चाहिए, भले लड़का नहीं है, लड़की तो है ना। ठीक है, और उसमें तो खून है, तो पहलवानी खून में होनी चाहिए। तो आई बात समझ में? तो इसलिए तो आपके भी मतलब कि है ना केमिस्ट्री ऐसी होगी तो केमिस्ट्री पूरी खून में हो जाएगी। ओके, तो कोई भी चीज करो तो ऐसा करो कि दिमाग में नहीं, पूरी खून में करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलर लिस्ट ऑफ पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing it.
लिस्ट ऑफ पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपने देखा होगा जब आप 10th से पढ़ते आ रहे हो तो आपने ये दो नाम सुने होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे तो दुनिया में ऐसे देखा जाए कि मतलब कि कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, कोई ना कोई केमिकल ऑक्सीडाइजिंग तो एजेंट है ही किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में। ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीख चुके हो कि जिसका ई नॉट ज्यादा होता है तो वो रिड्यूस होना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जिसका ई नॉट कम होगा उसको कर देगा ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएगा रिड्यूस। तो जिसका ई नॉट जितना ज्यादा होता है तो उसकी ऑक्सीडाइज करने की पावर क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है कि जिसका ई नॉट होगा ज्यादा तो वो सामने वाले को कर देगा ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिसका ई नॉट कम होता है तो वो बल्कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो सामने वाले को कर देता है रिड्यूस और खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, तो वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि आप सामने वाले का करोगे ऑक्सीडेशन और खुद का करोगे रिडक्शन। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि आप सामने वाले का करोगे रिडक्शन और खुद का करोगे ऑक्सीडेशन। एजेंट का काम क्या होता है, कुछ काम कराना अपनी कंपनी का। जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर ये इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं। ठीक है, फोन भी आते होंगे आपके परिवार में किसी के पास। ठीक है, तो मतलब कि उनका काम क्या होता है एजेंट का, कि मतलब कि इंश्योरेंस ओपन कराना, टर्म इंश्योरेंस, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो एजेंट का काम क्या होता है, खुद का इंश्योरेंस करा या नहीं करा, खुद के परिवार का करा या नहीं करा, दूसरों का जरूर करेगा। ठीक है, ये अक्सर देखना ये होता है अक्सर कि मतलब कि वो हमें बहुत से ऑफर बताएगा, इसमें बहुत फायदा है, इसमें ये है, इसमें ये है। ठीक है, ये इंश्योरेंस एक तरीके से इन्वेस्टमेंट टाइप है। ठीक है, तो मतलब कि हमें तो बहुत ज्ञान देगा और उसके खुद के परिवार में कितने जनों का उसने करा के रखा वो पूछो तो वो कहते नहीं मेरे भी अभी बाकी है। तो एजेंट का काम क्या होता है, जैसे इंश्योरेंस का कोई एजेंट है तो उसका काम होता है दूसरों का इंश्योरेंस कराना। ठीक है, खुद का तो पता नहीं तो लेकिन दूसरों का इंश्योरेंस कराएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का जो ऑक्सीडेशन करे, जो दूसरों का करे ऑक्सीडेशन। तो जब दूसरों का करेगा ऑक्सीडेशन तो खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो जब इंश्योरेंस वाला एजेंट दूसरों का करेगा इंश्योरेंस तो उसे खुद को क्या मिलेगा, कमीशन, उसका कुछ कमीशन मिलेगा, उससे खुद का हो जाएगा फायदा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि जो दूसरों का करे ऑक्सीडेशन तो फिर खुद का हो जाएगा रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरों का करे रिड्यूस और खुद हो जाए ऑक्सीडाइज। आया समझ में? ठीक है, अब ऐसे तो देखा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे खूब है। ठीक है, कि मतलब कि जिसका ई नॉट ज्यादा होगा और जिसका ई नॉट कम होगा तो ज्यादा ई नॉट वाला केमिकल क्या करेगा, कम ई नॉट वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ये खुद रिड्यूस हो गया तो ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे तो हर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम सब नहीं पढ़ने वाले, हम तो वही पढ़ने वाले हैं जो पॉपुलर है, जो फेमस है, जो मतलब कि है ना हमारी केमिस्ट्री में बार बार जगह जगह पे आते हैं। ठीक है, ऐसे तो हर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी ना, उसमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो नीचे आ रहा है वो एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऊपर वालों के लिए, क्योंकि वो ऊपर वालों को करेगा ऑक्सीडाइज तो खुद होगा रिड्यूस। ठीक है, तो ऐसे तो हर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ेंगे, हम तो उनको पढ़ेंगे जो पॉपुलर है, जो फेमस है, जो हमारी केमिस्ट्री में बार बार आते हैं। जैसे KMnO4 एक बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr27 बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हैलोजन्स बहुत ज्यादा फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दूसरों का करते हैं ऑक्सीडेशन, खुद का करते हैं रिडक्शन। तो उनकी एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन से पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपन लिस्ट तो बनाएंगे, उसमें साथ में वो भी देखेंगे कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज तो खुद होगा रिड्यूस। तो खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा, हमें इसी बात में इंटरेस्ट है। हमें तो पता ही है, ये आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी कभी KMnO4 तो आ ही जाता है। ठीक है,
तो अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा होगा तो आपने KMnO4 तो 10th में सुन लिया होगा कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा, ये जानना है। और ये हमें इस लिस्ट में पढ़ना है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो खुद रिड्यूस होकर किस में जाता है, खुद क्या बनाता है वो देखना है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो सामने वाले को करते हैं रिड्यूस और खुद होते हैं ऑक्सीडाइज। तो जब वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो उनका क्या बनेगा, वही हमारे काम का है। ठीक है, तो वही अपन यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाएंगे, एक एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे जो फेमस है। सबसे पहले अपन लिस्ट में बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट बनाएंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, KMnO4। KMnO4 का नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट की स्पेलिंग बोलो तो PERMA, एक बार क्या आएगा, PERMANGNATE, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो अपन एन भूल जाते हैं या वो नाम प्रोनाउंसिएशन में वो नाम आता नहीं, एन आता नहीं, फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये एन यहाँ पे आता है, जिसे मैंने आपसे स्पेलिंग पूछी। तो KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का कलर कैसा होता है, तो KMnO4 का कलर होता है पिंक पर्पल। ये कुछ पिंक पर्पल जैसा इसका रंग होता है। तो आप लैब में इसके कलर से आप इसको पहचान सकते हो। जो कोई लिक्विड, कोई सॉल्यूशन अगर आपको पिंक पर्पल जैसा दिख रहा है तो समझ जाना कि वो KMnO4 ही है। ठीक है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +7। अब सुनना, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज तो खुद होगा रिड्यूस। तो KMnO4 में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन है, वो K+ है या MnO4- है, MnO4- है। यहाँ पे K तो केवल चार्ज बैलेंसिंग के लिए लगाया गया है, वो तो केवल MnO4- के चार्ज को बैलेंस कर रहा है। लेकिन इसमें जो एक्टिव स्पीसीज है, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो MnO4- है। तो यहाँ पे जो काम का जो है वो MnO4- है कि जब KMnO4 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो सामने वाले को करता है ऑक्सीडाइज और खुद होता है रिड्यूस। तो उसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, उसमें रिड्यूस पोटेशियम नहीं होता है, उसमें रिड्यूस MnO4- होता है। और MnO4- में भी रिड्यूस कौन हो रहा है, मैग्नीज या ऑक्सीजन, मैग्नीज रिड्यूस होता है। ठीक है, अब सुनना कि MnO4- एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज और खुद होगा रिड्यूस। तो सवाल ये उठता है कि जब ये खुद रिड्यूस होगा तो ये रिड्यूस होकर किस में जाएगा, कि मैग्नीज यहाँ पे +7 में, तो जब रिड्यूस होगा तो +7 से नीचे जाएगा, तो +7 से नीचे किस में जाएगा, कि +6 में जाएगा, +4 में जाएगा या +2 में जाएगा। तो वो किस में जाएगा वो डिपेंड करता है मीडियम पे, कि आप जब किसी सामने वाले को जब ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो वहां पे मीडियम कैसा है। अगर वहां पे मीडियम एसिडिक मीडियम है, अगर वहां पे एसिडिक मीडियम है कि एसिडिक मीडियम में आप किसी को ऑक्सीडाइज कर रहे हो और उस समय आप रिड्यूस हो रहे हो, तो एसिडिक मीडियम में अगर ये रिड्यूस होगा तो ये रिड्यूस होकर जाएगा Mn+2, ये +2 में जाएगा। और मैग्नीज +2 जो होता है ना वो कलरलेस होता है, ऐसा कोई कलर नहीं होता। ओके, अब देखो, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो ये रिड्यूस होकर जाएगा मैग्नीज +2 में। अगर MnO4- सामने वाले को करता है ऑक्सीडाइज और खुद हो रहा है रिड्यूस, और वहां पे जो मीडियम है वो स्लाइटली बेसिक मीडियम है, स्लाइटली बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम,
तो उस केस में MnO4 माइनस रिड्यूस होके जाता है MnO2 में, हो जाता है MnO2 में। तो मैंगनीज पहले था +7 में, तो स्लाइटली बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में ये रिड्यूस होके जाता है +4 में, और +4 में मैंगनीज रहता है मैंगनीज डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो यहाँ पे बनता है MnO2। आप मुझे बताओ कि स्लाइटली बेसिक मीडियम में ये रिड्यूस होके मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाएगा, MnO2 बनाएगा। तो ये जो MnO2 बनेगा वहां पे, क्या वो MnO2 जो बनेगा वो पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा? ये सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा? तो जवाब है इनसॉल्युबल। ये क्या है, इसका नाम क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो नाम में क्या आ रहा है? ऑक्साइड आ रहा है। तो ये एक ऑक्साइड है, और ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते। ऑक्स 2, हाथी 1, काऊ 1, फॉक्स 1, पाव 4। तो ऑक्स 2 में मतलब ऑक्साइड, कि ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते। तो जब MnO4 माइनस रिड्यूस होके MnO2 में जाएगा, तो वहां पे MnO2 की क्या बनेगी? पीपीटी बनेगी, और इसकी जो पीपीटी होती है वो ब्लैक होती है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पीपीटी दिखेगी। ओके, अगर MnO4 माइनस सामने वाले को कर रहा है ऑक्सीडाइज और खुद हो रहा है रिड्यूस, और वहां का जो मीडियम है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है, हाईली बेसिक मीडियम है, कि मतलब कि वहां का जो मीडियम है वो बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम है, उस मीडियम की पीएच लगभग 13 या 14 के पास है। तो अगर आप किसी हाईली बेसिक मीडियम में किसी को ऑक्सीडाइज कर रहे हो और उस समय आप रिड्यूस हो रहे हो, तो हाईली बेसिक मीडियम में ये रिड्यूस होकर जाता है MnO4 माइनस 2 में। उस समय इसका बनता है MnO4 माइनस 2 में, और यहां पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ठीक है। और MnO4 माइनस 2 जो होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है, इसका ग्रीन सॉल्यूशन होता है, ग्रीन सॉल्यूशन। तो MnO4 माइनस रिड्यूस होकर किस में जाएगा, वो डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो मैंगनीज +2 में जाएगा, एंड मैंगनीज +2 इज कलरलेस। अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है, तो उस केस में वो रिड्यूस होकर जाएगा MnO2 में, एंड MnO2 इज ब्लैक प्रेसिपिटेशन। तो वहां पे ब्लैक पीपीटी बनेगी, और वो पीपीटी है MnO2 की। और अगर वहां पे हाईली बेसिक मीडियम है जिसकी पीएच लगभग 13 या 14 के पास है, तो उस केस में वो रिड्यूस होकर जाएगा MnO4 माइनस 2 में। और MnO4 माइनस 2 होता है ग्रीन सॉल्यूशन, ये ग्रीन कलर का होता है, तो वहां पे सॉल्यूशन जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ओके, लिख लो। बेयर्स रिएजेंट वो बीच वाला है, बीच वाला है। MnOOH होल ट्वाइस। ओके, ठीक है, ये लिखिए आप।
लिया सबने? एक जो अभी एक डाउट आया है कि जो मतलब कि बेयर्स रिएजेंट वाला जो आपने अभी पूछा ना डाउट, वो कुछ ऐसी कुछ बात है कि मतलब कि MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में रिड्यूस होकर MnO2 भी बनाता है और वो MnOOH होल्ड वाइज भी बनाता है। ठीक है, अब MnOOH होल्ड वाइज वो किस कंडीशन में बनता है, वो कंडीशन अभी मुझे याद नहीं आ रही है, वो एक बार मैं बुक में चेक करूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको वापस इसमें वो बात जुड़वा दूंगा। ठीक है, ये तो बनता है MnO2 पे तो बनता है। ठीक है, और MnOOH होल्ड वाइज एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में बनता है, वो किस क्या कंडीशन होती है वो आपको यहाँ पे अलग से बाद में बता देंगे, अभी कंडीशन मुझे याद नहीं है। ओके, तो इसके नीचे आप एक काम करना, 4 लाइन छोड़ देना। तो ये तो बात हो गई इनका कोई रीजन कि ये इसमें जाते हैं कि एसिडिक मीडियम में वो Mn+2 बनाता है, स्लाइटली बेसिक मीडियम में MnO2 बनाता है और हाईली बेसिक मीडियम में MnO4-2 बनाता है। इसका कोई रीजन है क्या? तो बिल्कुल हाँ, इसका रीजन है, इसका बिल्कुल रीजन है, लेकिन अब इसका रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका रीजन क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब ये किसमें जाते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन अपन समझ सकते हैं, इसका रीजन जुड़ा हुआ है E0 से, इसका रीजन जुड़ा हुआ है EMF से, कि अगर आप मीडियम में अगर ना H+ की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो MnO4- के रिड्यूस होने का जो स्वभाव होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो इनका MnO4- एसिटिक मीडियम में Mn+2 बना रहा है, स्लाइटली बेसिक मीडियम न्यूट्रल मीडियम में MnO2 बना रहा है, और हाईली बेसिक मीडियम जहां पे pH 13 या 14 के पास होती है वहां पे MnO4-2 बनाता है। उसका रीजन है, उसका रीजन जुड़ा हुआ है EMF से, कि एक्चुअल में जब ना H+ की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो उसका EMF चेंज हो जाता है और उसके फिर रिड्यूस होने का स्वभाव चेंज हो जाता है, कि कहीं पे तो किसी मीडियम में इसके रिड्यूस होने का जो स्वभाव होगा उस समय वो Mn+2 बनाना चाहेगा, कभी इसके रिड्यूस होने का जो स्वभाव होगा इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होकर MnO2 बनाने का जो स्वभाव होगा वो किसी मीडियम के अनुसार चेंज हो जाएगा, और कभी MnO4- बनाने का जो स्वभाव होगा वो भी किसी मीडियम के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बात जुड़ी हुई है EMF से। ठीक है, और ये बात आपके DF ब्लॉक में, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर आपके 12th में दे रखा है, उसमें ये बात दे रखी है। ठीक है, तो ये बात वहां पे आएगी तो उसको अपन वहां पे समझेंगे, अभी अपन यहाँ पे नहीं समझेंगे। ये बात कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करी होगी क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करी थी ऐसी बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर नहीं करी है तो फिर डी एंड एफ ब्लॉक में वहां पे बात दे रखी है और वहां पे बिल्कुल EMF से समझा के रखा है कि रोल EMF का है, अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी तो EMF चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अगर अपन बात करें, अभी की बात करें और हमेशा की बात करें, एग्जाम तक की बात करें, तो मतलब कि आपको बस ये याद होना चाहिए, आपसे रीजन कोई नहीं पूछेगा, IIT वाले भी आपसे कभी रीजन नहीं पूछेंगे और रीजन कहीं पर भी काम नहीं आने वाला है। हम अपनी नॉलेज के लिए रीजन कभी पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम के हिसाब से हमें मतलब ये याद होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होकर किस में जाएगा, स्लाइटली बेसिक मीडियम में किस में जाएगा और हाईली बेसिक मीडियम में किस में जाएगा। ओके, अब साथ ही साथ हम इनमें और भी बातें करते हैं कि यहाँ पे वैसे तो हम लिस्ट कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की,
कि जब आप सामने वाले को ऑक्सीडाइज करोगे तो खुद रिड्यूस होकर किस में जाओगे, तो हम तो वो लिस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में इनके कुछ और भी गुण देखते जाते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे मतलब कि इनके जो गुण हम साथ साथ में देखते जाएंगे, तो बाद में जब ये चीजें आएंगी तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी, दिमाग में याद हो जाएगी। जैसे आपको पहले से केमनोफोर के बारे में कुछ बातें तो पता ही थी कि केमनोफोर पिंक पर्पल होता है, ठीक है। अब इसमें और बातें जोड़ते हैं। केमनोफोर में जो हमारा जो काम का मॉलिक्यूल है वो एमिनोफोर माइनस है। एमिनोफोर माइनस की अगर आपसे शेप पूछी जाए पर मैग्नेट, इसकी शेप पूछी जाए कि इसकी शेप क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, ये कैसा होता है, ये लीनियर होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, या ये टेट्राहेड्रल होगा, या ये स्क्वायर प्लेनर होगा, कैसा होगा। तो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, और एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है। Mn डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस, ऐसा डायग्राम दे रखा है। तो आप बताओ कैसी शेप होगी, टेट्राहेड्रल। अक्सर कोई अगर मॉलिक्यूल ऐसे बता के रखा होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो एमिनोफोर माइनस की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में डी एंड एफ ब्लॉक में ये दे रखा है, इसकी संरचना ये बनेगी, स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, और उसको फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फिर यहाँ पे पिंक भी बता दिया उसको साथ में, कि आपको यहाँ पे उसमें कलर भी बता दिया पिंक। तो वो पिंक इसलिए बताया है क्योंकि ये पिंक कलर का होता है, और इसकी संरचना टेट्राहेड्रल है। अब इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, ये sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, क्या होगा। तो अगर किसी की टेट्राहेड्रल शेप होती है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, sp3 होती है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ये भले ही टेट्राहेड्रल है लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो sp3 नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है d3s, d3s, d3s। और ये आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी, ना केमिकल बॉन्डिंग में और ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये बहुत स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, बहुत स्पेशल मॉलिक्यूल में होती है, और उस स्पेशल में से पहला मॉलिक्यूल तो यही है, एमिनोफोर माइनस। एमिनोफोर माइनस होता टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 नहीं होती, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है d3s। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं, sd3 भी लिख सकते हैं, इसको sd3 भी आप बता सकते हो, लेकिन ज्यादा सही है d3s, क्योंकि d अंदर वाले होते हैं इसलिए d को पहले बताया जाता है, तो d3s ज्यादा सही है। ओके, लेकिन आप कोई दूसरी बुक्स देखोगे जो मार्केट में बहुत ज्यादा बिकती है, ठीक है, लेकिन उसमें हकीकत बहुत कम है, झूठ बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एमिनोफोर माइनस sp3 बता के रखा है, वहां पे एमिनोफोर माइनस sp3 बता के रखा है। और कुछ ऐसे लोकल एग्जाम भी होते हैं कि जहां पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एमिनोफोर माइनस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, और वहां पे तो d3s ऑप्शन ही नहीं होता है, वहां पे तो d3s ऑप्शन ही नहीं होता है, वहां पे होते हैं sp, sp2, sp3, sp3d। तो फिर अगर ऐसे एग्जाम में मतलब कि ऑप्शन ही नहीं दिया है तो वहां पे फिर आप sp3 कर दीजिए, क्योंकि सामने वाले को ही नहीं पता है, सामने वाले को गलत पता है तो फिर उसको गलत ही बताओ, ठीक है, कि वो सामने वाला जानता ही नहीं d3s है। ऐसे एग्जाम मतलब कि आपको बिट्स मिल जाएंगे, बिट्स एग्जाम में ऐसे सवाल कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आईआईटी की बात करें तो आईआईटी में एक sp3 ऑप्शन भी होगा, एक d3s भी ऑप्शन होगा, तो फिर वहां पे अगर आपको टिक करना है तो d3s ही करना, तो ही आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि आईआईटी वाले सब जानते हैं क्या सच है क्या गलत है, ठीक है। ज्यादातर लोगों को गलत ही पता है, लेकिन आईआईटी वालों को गलत तो पता ही है, सच भी पता है। तो उनको पता है कि एमिनोफोर माइनस लगता है sp3 है, लेकिन ये होता नहीं है, होता है d3s, ठीक है। तो ये sp3 नहीं, ये एक्चुअल में d3s।
ओके, फिर एक और सवाल कि MnO4- में इक्विवेलेंट बॉन्ड देखे जाए, मैग्नीज ऑक्सीजन इक्विवेलेंट बॉन्ड कितने? इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे, यहाँ पे एक जैसे बॉन्ड कितने? इक्वल साइज इक्वल लेंथ वाले बॉन्ड यहाँ पे कितने? 3 है या 4 है? तो जवाब है 4। ऐसे देखने में तो कितने लग रहे हैं? 3। ये 3 बॉन्ड क्या है आपस में? इक्विवेलेंट, डबल डबल डबल, ये एक जैसे है तो ये 3 इक्विवेलेंट हो गए। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 3 नहीं 4 है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए माइनस सिंगल मल्टीपल, तो ये तो रेजोनेंस स्टेलाइज है, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस से कभी ये बनेगा डबल तो ये बन जाएगा सिंगल। ठीक है, ऐसे ही रेजोनेंस इसके साथ भी होगा कि ये माइनस इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, जैसे ये ऊपर गया तो कभी ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कभी ये रेजोनेंस इसके साथ भी होगा तो कभी इसका भी माइनस बनेगा। तो यहाँ पे ना प्रॉपर कोई सिंगल है ना कोई प्रॉपर डबल है, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। और यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रहा है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, O माइनस ही बना रहा है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब जगह एक जैसा होगा। जितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फैलेंगे उतने यहाँ पे फैलेंगे, उतने यहाँ पे फैलेंगे, उतने यहाँ पे फैलेंगे, इसलिए यहाँ पे चारों बॉन्ड एक जैसे होंगे। तो इसलिए इक्विवेलेंट बॉन्ड की संख्या पूछी जाए तो वो संख्या 4 है। MnO4- का जो कलर होता है वो पिंक पर्पल कलर होता है। तो इसके पिंक पर्पल कलर होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? कि अब अगर अपन ना कलर की बात करें, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरफुल होता था तो उसके कलर होने का रीजन होता था डी ट्रांजिशन। ठीक है, अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, कोई सिंपल कंपाउंड है, तो उसमें कलर होने का रीजन होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो नहीं है, फिर भी वो कलरफुल है, तो वहां पे रीजन दिया जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे NO2 ये आएगा, अभी लिखना मत यहाँ पे, ये वैसे आपको ध्यान नहीं होगा। NO2 एक ब्राउन गैस है, NO2 एक ब्राउनिश गैस होती है। तो इसके कलर होने का रीजन क्या है? ये ब्राउनिश क्यों है? इसका कलर किसके कलर से आता है? तो इसका कलर आता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ये कलरफुल है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, तो वहां पे रीजन दिया जाता है डी ट्रांजिशन। कोई सिंपल मॉलिक्यूल है तो वहां पे रीजन निकल के आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या रीजन है? यहाँ पे क्या रीजन होगा? तो MnO4- जो होता है वो पिंक पर्पल कलर का होता है, तो उसका रीजन ना डी ट्रांजिशन है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम ऐसा नाम मैं पहले भी ले चुका हूं, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शीट में ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स FeH2O होल 5NO स्क्वायर ब्रैकेट +2 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ठीक है, वही सेम रीजन यहाँ पे भी है कि MnO4- पिंक पर्पल कलर का होता है, तो उसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम।
हम बातें करते हैं MnO4 - 2 की। जैसे अभी हमने पहले बातें करी MnO4- की, पर मैग्नेट की बातें करी। अब हम बात करते हैं मैग्नेट की। इसका नाम होता है मैग्नेट। MnO4- को कहते हैं पर मैग्नेट, इसको कहते हैं ओनली मैग्नेट। यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है MnO4- में? तो यहां पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। ठीक है, MnO4- का स्ट्रक्चर कैसा होगा? MnO4- का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। जैसे MnO4- टेट्राहेड्रल होता है, वैसे ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसी संरचना आपको मिल जाएगी जब आप डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे, और ऐसी संरचना दे रखी है, ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है, और वहां पे फिर इसको थोड़ा कलरफुल बता दिया, और वहां पे जो कलरफुल बताया है वो कलर बताया है ग्रीन। इसको कुछ ग्रीन कलर से इसको भरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि MnO4- ग्रीन सॉल्यूशन होता है। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि MnO4- ग्रीन सॉल्यूशन, तो ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको ग्रीन से भर दिया। ठीक है, अब देखो इसकी संरचना कैसी है, कैसी शेप है, इसकी शेप कैसी है? टेट्राहेड्रल। MnO4- इज टेट्राहेड्रल। अब देखो MnO4- भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये sp3 नहीं होता। जिस तरीके से MnO4- टेट्राहेड्रल था लेकिन वो sp3 नहीं था, उसी तरीके से सेम बात यहाँ पे भी है कि MnO4- भी होता है टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन ये sp3 नहीं होता है। यहाँ पे मैग्नीज की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है D3S। MnO4- भी D3S होता है, या आप SD3 भी बता सकते हो, लेकिन ज्यादा सही है D3S। इसका शेप सर वो केमिकल बॉन्डिंग वाले तरीके से नहीं निकाल सकते? नहीं, केमिकल बॉन्डिंग वाले तरीके से नहीं निकाल सकते, याद ही रखनी पड़ेगी। यहां पर अगर आपसे MnO4- में ये पूछा जाए कि यहाँ पे कितने मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड इक्विवेलेंट है, कितने एक जैसे मैग्नीज ऑक्सीजन वाले बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी जवाब है 4। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट बॉन्ड देखे जाए, एक जैसे बॉन्ड देखे जाए, तो वो टोटल है 4। ऐसे देखने पे 4 दिख नहीं रहे, लेकिन एक्चुअल में रेजोनेंस अगर आपको दिख जाए तो आपको इक्विवेलेंट बॉन्ड 4 दिख जाएंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। माइनस सिंगल मल्टीपल, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होगा तो उससे ये बनेगा डबल, ये बन जाएगा सिंगल। सेम रेजोनेंस यहाँ पे भी होगा, तो ये O- जो होंगे वो इन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेंगे। ठीक है, जैसे ये O- इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो एक बार ये O- इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो एक बार ये इसके साथ करेगा। इसी तरीके से ये O- भी एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उससे पाई इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, O- ही बना रहा है। तो जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक जैसा होता है, सब जगह इलेक्ट्रॉन एक बराबर फैलेंगे। तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फैलेंगे उतने यहाँ पे फैलेंगे, उतने यहाँ पे फैलेंगे, उतने यहाँ पे फैलेंगे, इसलिए यहाँ पे एक जैसे बॉन्ड हो जाएंगे 4।
यहाँ पे भी अब एक सवाल उठता है कि सर MnO4-2 ग्रीन सॉल्यूशन होता है, ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन जैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, तो इसके कलर का रीजन क्या है? तो ये यहाँ पे भी जवाब है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, कि मतलब कि MnO4-2 इज ग्रीन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7। क्या नाम होता है इसका K2Cr2O7 का? इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +6 क्रोमियम +6। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ईच क्रोमियम +6। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है ऑरेंज। ये ऑरेंज सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल किसके जैसा? बिल्कुल रसना जैसा। ठीक है, ऑरेंज रसना आती है, ठीक है, तो बिल्कुल वो ऑरेंज रसना कैसी होती है उस तरीके से होता है। वरना अगर आपने रसना नहीं पी है तो आपने घर पे कीनू का जूस तो पिया होगा, कीनू का जूस या कीनू या ऑरेंज का जूस, ठीक है। तो ऑरेंज से भी ज्यादा मतलब कि ज्यादा ऑरेंज है कीनू, ऑरेंज से भी ज्यादा ऑरेंज है कीनू, ठीक है। कीनू जो होती है बहुत ज्यादा ऑरेंज होती है, ठीक है। आप उस कीनू का जूस निकालो, बिल्कुल गाढ़ा ऑरेंज आपको ना वो जूस दिखेगा, तो वो जैसा वो जूस का कलर आपको दिखता है वैसा ही पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बिल्कुल कीनू के जूस जैसा होता है, बिल्कुल ऑरेंज। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। K2Cr4 ये भी आपने कभी सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? सुना। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पोटेशियम क्रोमेट। इसका नाम होता है पोटेशियम क्रोमेट। यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। यहां पे भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट का कलर कैसा होता है? पोटेशियम क्रोमेट का कलर होता है येलो। क्या हुआ? तो पोटेशियम क्रोमेट होता है येलो सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक बात सुनिए, यहां पे पोटेशियम तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए मेन जो काम की स्पीसीज है वो कौन है? डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे जो मेन काम की चीज है वो है डाइक्रोमेट Cr2O7-2। और इसी तरीके से पोटेशियम क्रोमेट में काम की स्पीसीज है क्रोमेट CrO4-2, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट में फर्क क्या है? डाइक्रोमेट और क्रोमेट में फर्क किसका है? कि यहाँ पे भी क्रोमियम +6 में है, यहाँ पे भी क्रोमियम +6 में है, तो फर्क क्या है? ये भी क्रोमियम +6 का ही ऑक्साइड है, ये भी क्रोमियम +6 का ही ऑक्साइड है, तो ये भी क्रोमियम +6 का ऑक्साइड, ये भी क्रोमियम +6 का ऑक्साइड, तो दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट से दोनों में आपने ऑक्साइड बना के रखा है, तो फिर फर्क किस बात का होता है? तो हाँ,
देखने में तो दिख रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है, लेकिन अपन ना इंटरनली देखें, सॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो फर्क होता है मीडियम का। अगर मान लीजिए कि अगर ना कहीं पे क्रोमियम प्लस 6 का ऑक्साइड पड़ा है और वहां पे अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में क्रोमियम प्लस 6 रहता है डाइक्रोमेट की फॉर्म में, और अगर बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में क्रोमियम प्लस 6 रहता है क्रोमेट की फॉर्म में। तो फर्क होता है मीडियम का, केवल इनकी एग्जिस्टेंस में जो हम लोग की जो फर्क है वो केवल मीडियम का फर्क है। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो इनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, इनकी अवस्था बदल जाएगी। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो क्रोमियम प्लस 6 डाइक्रोमेट की फॉर्म में रहेगा, बेसिक मीडियम होगा तो वो क्रोमेट की फॉर्म में रहेगा। अगर मैं एक काम करूं, जहां पे अगर कहीं पे क्रोमेट पड़ा है तो क्रोमेट अगर कहीं भी पड़ा होगा तो वहां पे मीडियम बेसिक ही होगा, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है और ये एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर कहीं पे क्रोमेट पड़ा है तो वहां पे मीडियम बेसिक होगा, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। अगर इस मीडियम को मैं एसिडिफाई कर दूं तो जैसे ही एसिडिफाई करूंगा तो ये क्रोमेट अपने आप रीअरेंज होकर चला जाएगा डाइक्रोमेट में। तो जैसे ही मीडियम की प्रवृत्ति बदलेगी तो इसकी फॉर्म भी बदल जाएगी, इसकी अवस्था भी बदल जाएगी, ठीक है। तो फर्क मीडियम का है कि अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो इसकी अवस्था बदल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि कहीं पे डाइक्रोमेट है और कहीं पे क्रोमेट, तो फर्क किसका होता है? तो फर्क होता है मीडियम का। अगर एसिडिक मीडियम है तो डाइक्रोमेट की फॉर्म में रहेगा, अगर बेसिक मीडियम है तो वो क्रोमेट की फॉर्म में रहेगा। अगर आपने जैसे मान लीजिए कि कहीं पे डाइक्रोमेट पड़ा है, उसको आपने एल्कलाइन बना दिया, उसके मीडियम को आपने एल्कलाइन बना दिया, उसके अंदर बेस ला दिया, तो जैसे ही आप इसके अंदर बेस लाओगे इसका मीडियम जैसे ही बेसिक बनेगा तो ये डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट में, ठीक है। बेसिक होते ही, माहौल बेसिक होते ही ये क्रोमेट में चला जाएगा, ठीक है। और कहीं पे भी क्रोमेट पड़ा है और उसके मीडियम को आप एसिडिफाई कर दो, उसके मीडियम के अंदर आप HCl मिला दो, H2SO मिला दो, तो कुछ एसिड मिलाने पे उसका मीडियम जैसे ही एसिडिफाई होगा तो ये क्रोमेट चला जाएगा डाइक्रोमेट। तो इन दोनों में केवल एक ही बात का फर्क है, मीडियम का, और किसी का फर्क नहीं है, ठीक है। जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो ये अपनी अवस्था चेंज कर देता है, बस चीज एक ही है, चीज वही है, माहौल जैसे बदला हमने अपना रूप बदल दिया, ठीक है। जैसे सर्दियां आती है तो हमारा थोड़ा रूप बदल जाता है, टोपा लगा देते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है। तो बस हम वही है, हम है वही, बस मतलब कि थोड़ा माहौल बदला तो हमने अपना रूप बदल दिया, ठीक है। इस चीज को कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन, इसको नाम दिया जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन। कि मतलब कि ये रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब कि इनका क्रिस्टल थोड़ा चेंज हो जाता है मीडियम के अकॉर्डिंग। कि क्रोमेट बेसिक मीडियम करोगे तो ये चला जाएगा क्रोमेट में, ये रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, इसका क्रिस्टल चेंज हो जाएगा और वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिडिक मीडियम करोगे तो ये क्रोमेट डाइक्रोमेट में आ जाएगा। तो मीडियम चेंज करने पे या क्रिस्टल चेंज हो जाता है, ये रिक्रिस्टलाइज हो जाता है।
ओके, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन है, ये जो कन्वर्जन है, जो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, क्या ये कन्वर्जन एक रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या इसको हम रिडॉक्स कन्वर्जन कह सकते हैं? क्या इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं? तो जवाब है नहीं, ये एक रिडॉक्स कन्वर्जन नहीं है, ये सिंपल सा रिक्रिस्टलाइजेशन है। बस मीडियम चेंज होते ही आपने अपनी अवस्था बदल दी, अपना रूप बदल दिया है। आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो रहे, तो ये एक रिडॉक्स कन्वर्जन नहीं है, ये एक रिडॉक्स प्रोसेस नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन रहा है, तो क्या यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? क्या नहीं हो रही है। क्रोमियम पहले भी +6 में है और बाद में भी +6 में है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही है, तो सिंपल सा क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, सिंपल सा रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, रूप बदल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये बात लिख लो अपने यहाँ पे, जहाँ पे भी आपने लिखी है कि कन्वर्जन, जहाँ पे भी लिखा है उसके नीचे लिख लो, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की। डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है CrO Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। डाइक्रोमेट ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे डाइक्रोमेट का जो स्ट्रक्चर देखा जाए, इसमें 2 क्रोमियम है और दोनों क्रोमियम से जो बॉन्ड जुड़े हुए हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो इसकी शेप है, यहाँ पे हर एक क्रोमियम की जो शेप है वो कैसे है, तो वो शेप है टेट्राहेड्रल शेप है, कि दोनों क्रोमियम से मतलब कि जो 4 बॉन्ड जुड़े गए हैं, इन्होंने जो 4 एटम अपन से खुद से जोड़ के रखे हैं, वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जोड़ के रखे हैं। तो ये भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, ये भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में है। लेकिन यहाँ पे भी वापस वही बात आती है कि भले ही इनकी शेप दोनों क्रोमियम की टेट्राहेड्रल है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्रोमियम sp3 में नहीं है। यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर पूछी जाए तो वो sp3 नहीं, यहाँ पे दोनों क्रोमियम किसमें है, D3s और D3s, बिल्कुल MnO4- की तरह। कि MnO4- टेट्राहेड्रल तो था, लेकिन वो sp3 नहीं था, वो D3s था। उसी तरीके से डाइक्रोमेट भी टेट्राहेड्रल होता है, दोनों क्रोमियम टेट्राहेड्रली अरेंज है, टेट्राहेड्रली जुड़े हुए हैं, लेकिन वो sp3 नहीं है, वो क्या है, D3s। आपसे यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट बॉन्ड पूछे जाए कि यहाँ पे मैक्सिमम इक्विवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, कितने CrO बॉन्ड इक्विवेलेंट है, 2 3 4 5 6 कितने, या 7 या 8? तो जवाब है 6। यहाँ पे इक्विवेलेंट बॉन्ड है टोटल 6। यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स तो है 8, लेकिन उन 8 बॉन्ड्स में से ये 2 बॉन्ड जो है ना, ये डिफरेंट है, ये अलग है। ये 2 बॉन्ड जो है वो इन 6 बॉन्ड जैसे नहीं है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इनके अंदर रेजोनेंस चल रहा है, माइनस सिंगल मल्टीपल का रेजोनेंस चल रहा है, और रेजोनेंस चलने से कभी ये बन रहा है डबल, तो ये बन रहा है सिंगल। उसी तरीके से ये O- इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा और इसी तरीके से इसके साथ भी करेगा, तो उससे पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कुछ यहाँ पे फैलेंगे, कुछ यहाँ पे फैलेंगे, कुछ यहाँ पे फैलेंगे।
और O माइनस ही बना रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में एक जैसा होगा, तो तीनों बॉन्ड बन जाते हैं एक जैसे। इसी तरीके से यहाँ पे भी वैसे ही काम हो रहा है, यहाँ पे भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए ये तीनों बॉन्ड भी हो जाएंगे एक जैसे। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड अगर देखे जाए जो एक जैसे हैं वो है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 CrO बॉन्ड आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, एक जैसे, 3 ये और 3 ये। लाइट बाहर तो आ रही है। ओके, डाइक्रोमेट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रली दोनों ये क्रोमियम आपस में जुड़े हुए, और यहाँ पे दोनों क्रोमियम की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो D3S है, और यहाँ पे टोटल 6 CrO बॉन्ड्स आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, डाइक्रोमेट कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ये बात लिख लो, डाइक्रोमेट्स आर जनरली ऑरेंज, ये महानोट बना के लिख लो, डाइक्रोमेट्स आर जनरली ऑरेंज। एक्सेप्शन इनके कुछ होंगे लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं फिर भी जनरली लिखो, डाइक्रोमेट्स आर जनरली ऑरेंज, ठीक है। जैसे ज्यादातर जो फेमस जो डाइक्रोमेट है वो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr27, तो वो तो आपके लैब में भी पढ़ा है, तो वो ऑरेंज होता है। ऐसे और भी डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr27, तो सोडियम का डाइक्रोमेट भी ऑरेंज ही होता है, ठीक है। तो जैसे एक अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, कि डाइक्रोमेट तो किसी का भी हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, अमोनियम का हो सकता है। तो हमारे कोर्स में जितने भी डाइक्रोमेट है वो ज्यादातर डाइक्रोमेट कौन से, ऑरेंज कलर के, ठीक है। अब बात अपन करते हैं क्रोमेट की। हाँ रुको, यहाँ पे एक बात करनी है कि डाइक्रोमेट्स आर ऑरेंज इन कलर, तो डाइक्रोमेट्स जो होते हैं वो ऑरेंज इन कलर होते हैं, तो उनके कलर का रीजन क्या है, तो उनके भी कलर का रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, कि डाइक्रोमेट्स कलरफुल होते हैं ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं क्रोमेट। जो बात हमने जैसे अभी डाइक्रोमेट में करी, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, कलर, वही बात हम यहाँ पे भी करते हैं कि क्रोमेट होता है CrO4-2,
यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है, जैसे डाइक्रोमेट में थी क्रोमियम की। क्रोमेट जो होता है उसकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्रोमेट इज टेट्राहेड्रल। इसकी शेप टेट्राहेड्रल तो होती है, लेकिन यहाँ पे भी वही बात, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 नहीं होती। यहाँ पे क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है B3S। अगर हम क्रोमेट के कलर की बात करें कि क्रोमेट के कलर कौन से होते हैं, क्रोमेट किस कलर के होते हैं, तो क्रोमेट जनरली येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो मान नोट बना के देखो, क्रोमेट्स आर जनरली येलो इन कलर। चॉकलेट किस कलर से लिखी है, तो देखो क्रोमेट्स आर जनरली येलो इन कलर, क्रोमेट्स जनरली येलो होते हैं, लेकिन सारे क्रोमेट येलो नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें कि कुछ क्रोमेट जो होते हैं वो कुछ अलग कलर के होते हैं, जो हमारे बहुत काम के हैं, जो आईआईटी में पूछे जाते हैं, और वो कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन करके लिखा है, आज होंगे लाल कुर्ते चॉकलेटी। आज होंगे लाल कुर्ते चॉकलेटी। तो आज मतलब एजी, होंगे मतलब एचडी। एजी और एचडी के जो क्रोमेट होते हैं वो येलो नहीं होते, वो कैसे होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है, तो वो लाल होते हैं। और कुर्ते मतलब कॉपर, कॉपर का जो क्रोमेट होता है वो भी येलो नहीं होता है, वो चॉकलेटी होता है। तो आज होंगे लाल कुर्ते चॉकलेटी। तो सिल्वर मरकरी के क्रोमेट होते हैं लाल, और कॉपर के क्रोमेट होते हैं चॉकलेटी। ओके, लिख लो। मतलब कि चॉकलेट कलर होता है, मतलब कि चॉकलेटी ब्राउन, चॉकलेटी मतलब कि कॉपर का जो क्रोमेट होता है वो चॉकलेटी ब्राउन होता है, चॉकलेट जैसा कलर होता है इसका, इसलिए चॉकलेटी का। नहीं, क्रोमेट, क्रोमेट ये केवल क्रोमेट की बात कर रही है। मैंने ओनली ये जो एक्सेप्शन लिखा है क्रोमेट की लिखा है कि ऑल क्रोमेट्स आर येलो एक्सेप्ट आज होंगे लाल कुर्ते चॉकलेटी। कि दुनिया में सारे क्रोमेट तो येलो है, लेकिन सिल्वर का, मरकरी का और कॉपर का, इनके क्रोमेट येलो नहीं होते। तो फिर इनके कैसे होते हैं,
तो सिल्वर और मरकरी के होते हैं लाल और कॉपर के होते हैं चॉकलेटी ब्राउन। ठीक है, हमने लिखा ना वो ऑल क्रोमेट्स आर येलो या जनरली क्रोमेट्स आर येलो, तो उसके आगे लिख लो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। कि क्रोमेट्स जो होते हैं वो येलो होते हैं, तो उनके कलर का रीजन क्या है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो ये क्रोमेट वाली बात बहुत काम की है कि सारे क्रोमेट येलो नहीं होते। ठीक है, तो कौन से येलो नहीं होते? वो ये है, उनका कलर क्या है? ये रहा, इनको याद रखना। ये हाँ यहाँ पे डाउट आएगा कि सर एचडी का कौन सा +1 +2, ये आप जब सॉल्ट एनालिसिस करोगे तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी लिखा ही नहीं, सॉल्ट एनालिसिस में आ जाएगा। अब देखिए, अभी तक ना मैंने डाइक्रोमेट की या क्रोमेट की बात कहो, डाइक्रोमेट और क्रोमेट एक ही चीज है। ठीक है, बस मीडियम का फर्क है, ग्रुप का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। अभी तक मैंने इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात नहीं करी है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात नहीं करी है। वैसे हम तो बात क्या कर रहे हैं? लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को समझना चाहते हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। हमने तो बस इनके दूसरे गुण देखे कि संरचना देखी, हाइब्रिडेशन स्टेट देखी, ठीक है, कलर देखा, कलर का रीजन समझा, बस ये देखा। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, कि डाइक्रोमेट का हो या क्रोमेट का हो, ये एक ही चीज है, बस मीडियम का फर्क होता है। तो ये डाइक्रोमेट और जो क्रोमेट होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। जिस तरीके से KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसी तरीके से डाइक्रोमेट भी क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि डाइक्रोमेट अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर ये जब सामने वाले को जब ऑक्सीडाइज करेगा तो ये खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा? तो जब इसका खुद का रिडक्शन होगा तो क्रोमियम +6 रिड्यूस होकर किस में जाएगा? तो जब भी क्रोमियम +6 का रिडक्शन होता है तो क्रोमियम +6 रिड्यूस होकर जाता है Cr+3 में। तो जब भी क्रोमियम +6 रिड्यूस होगा तो वो रिड्यूस होकर जाता है Cr+3 में। और यही सेम बात क्रोमेट के लिए भी है, यही सेम बात क्रोमेट के लिए भी है। ठीक है, कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पे भी क्रोमेट +6 में, यहाँ पे भी क्रोमेट +6 में। ठीक है, तो जिस तरीके से आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कि दोनों एक ही चीज है, बस मीडियम का फेड है, मीडियम का फर्क है, बाकी प्रॉपर्टीज सारी सेम ही है। तो जिस तरीके से डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसी तरीके से ये भी है। तो ये भी जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होकर जाएगा Cr+3। अब एक बात सुनना, Cr+3 जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है। Cr+3 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। अब यहां पे ध्यान देना कि जब डाइक्रोमेट जब रिड्यूस होकर Cr+3 में जाएगा तो वहां पे ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा, वहां पे ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा। और क्रोमेट जब रिड्यूस होकर Cr+3 में जाएगा तो वहां पे ग्रीन सॉल्यूशन नहीं बनता है, वहां पे ग्रीन पीपीटी बनती है, वहां पे ग्रीन पीपीटी बनती है। और वो भी ग्रीन पीपीटी बनती है CrOH होल थ्राइस। तो दोनों ही रिड्यूस होकर Cr+3 में जाते हैं, लेकिन जब डाइक्रोमेट रिड्यूस होकर Cr+3 में जाएगा तो वहां पे ग्रीन सॉल्यूशन दिखेगा और यहाँ पे ग्रीन पीपीटी बनेगी। ऐसा क्यों? तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, डाइक्रोमेट अगर कहीं पर भी होता है तो वहां पे मीडियम कैसा होता है? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? एसिडिक होगा, क्योंकि डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। तो कहीं पर भी अगर ये होगा तो वहां का मीडियम होगा एसिडिक। और लैब में अगर किसी मीडियम को अगर एसिडिफाई करना है तो कौन से एसिड यूज करे जाते हैं? या तो HCl यूज करा जाता है या तो H2SO4 यूज करा जाता है। तो आपने इसके मीडियम को एसिडिफाई करने के लिए या तो HCl लिया होगा या तो H2SO4 लिया होगा। अगर आपने HCl लिया होगा तो उस सॉल्यूशन में एनाइन कौन होगा? Cl-, तो Cl- होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्रोमियम रिड्यूस होकर Cr+3 में जाएगा तो Cr+3 के सामने कौन होगा? Cl- होगा। और Cl- तो क्लोराइड है, एंड क्लोराइड तो दुनिया में सारे घुलते। ठीक है, आज कौन पागल होगा, इनके क्लोराइड नहीं घुलते, इनके CBI नहीं घुलते, तो बाकी सब में तो क्लोराइड घुलते।
तो Cr+3 के सामने एनायन है Cl- और क्रोमियम +3 का क्लोराइड घुलता है, इसलिए वो यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बनाएगा, तो इसलिए वो वहां पे घुला ही रहेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे ग्रीन सॉल्यूशन मिलेगा। सेम अगर आपने HCl नहीं लिया, चलो आपने मीडियम को एसिडिफाई करा H2 सपोर्ट से, तो भले ही आपने H2 सपोर्ट लिया है तो भी यहाँ पे ग्रीन सॉल्यूशन ही बनेगा, क्योंकि अगर आप H2 सपोर्ट लोगे तो वहां पे एनायन कौन होगा, सल्फेट, वहां पे सल्फेट बनेगा। तो H2 सपोर्ट अगर आपने लिया है तो वहां पे सल्फेट होगा। तो अगर ये डाइक्रोमेट रिड्यूस होकर Cr+3 में जाएगा तो उस Cr+3 के सामने अगर सल्फेट होगा तो वो Cr+3 उस सल्फेट के साथ जुड़ेगा नहीं, पीपीटी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सल्फेट्स आर सॉल्युबल। केवल आज सारे बाराती पागल होते हैं, उनकी सल्फेट और सल्फाइड नहीं घुलते। तो आज सारे बाराती पागल होंगे, क्या वहां पे क्रोमियम आया था क्या? नहीं, तो वहां पे क्रोमियम नहीं आया था, इसका मतलब कि क्रोमियम का सल्फेट घुलता है, इसलिए यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बनेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रीन सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे बात की जाए ना कि अगर आप क्रोमेट की बात करोगे तो जहां पे क्रोमेट होता है वहां पे मीडियम एसिडिक नहीं होता है, वहां पे मीडियम होता है बेसिक, और अगर मीडियम है बेसिक तो वहां पे एनायन होगा हाइड्रोक्साइड। तो जैसे क्रोमेट रिड्यूस होकर Cr+3 में जाएगा तो उस Cr+3 के सामने कौन होगा, हाइड्रोक्साइड होगा। और दो हाथी एक, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, तो जैसे ही Cr+3 बनेगा वो Cr+3 हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ जाएगा और वहां पे बना देगा CrOH बोल रहा है इसकी ग्रीन पीपीटी। आई बात समझ में कि यहाँ पे तो ग्रीन पीपीटी बन रही है और वहां पे ग्रीन सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसका रीजन है एनायन, कि यहाँ पे एनायन हाइड्रोक्साइड है, इसलिए हाइड्रोक्साइड घुलते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। वहां पे एनायन क्लोराइड होगा या सल्फेट होगा, एंड क्रोमियम का क्लोराइड भी घुलता है, क्रोमियम का सल्फेट भी घुलता है, इसलिए वहां पे मिलेगा ग्रीन सॉल्यूशन। क्लियर? लिख लीजिए। ओके, तो आज अपन ने लिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट में हमने दो ही देखे, एक KMnO4 देखा, एक K2Cr2 देखा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने पहले दो ही ऑक्सीजन एलिमेंट देखे, लेकिन उनके साथ में जो अपन ने छोटी छोटी जो बातें जोड़ी और जो लिखी वो हमारे बहुत काम की है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चनों के अंदर ये छोटी छोटी बातें छुपा के दे देते हैं। जिन बच्चों को ये छोटी छोटी बातें पता होती है तो उनको तुरंत उस क्वेश्चन की मतलब की जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है, और एक बार क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर हो गई फिर तो क्वेश्चन तुरंत आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी थी, इसे मैंने साथ में करी। कोई बात नहीं, टाइम लगा, लेकिन ये आगे टाइम बच भी जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगले ऑक्सीजन एलिमेंट की बातें करेंगे। आज आपको एक शीट मिल जाएगी, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। हमने जो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड पढ़े ना, उसकी एक शीट आपको दे देंगे, जिससे क्या होगा कि जो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आपने पढ़ा है वो शीट करने से आपको और अच्छा हो जाए और याद हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।